हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं जय के तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जय के तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज हम आप लोगों को री स्टार्ट 0.1 सीरीज में क्लास 10th के मैथ को पढ़ाने वाले हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले की क्लासों में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट तथा उसके क्वेश्चन नंबर 3 तक का सोल्यूशन करवा चुका हूं। तो यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और आज हम इस क्लास में चौथे क्वेश्चन से लेकर एक्सरसाइज समाप्त होने तक पढ़ाने वाले हैं। तो आशा करता हूं जितना मैं आप लोगों को अभी तक समझाया हूं अच्छे से आप समझ चुके हो और बगैर टाइम को बर्बाद किए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है जिंदा रहे और जिंदगी की नाक में दम कर दे। यानी कि आप इतना मेहनत करो कि खुद आपकी जिंदगी ही परेशान हो जाए आपसे कि आखिर कितना मेहनत करने वाला मिला है। और जब आप लगातार मेहनत करोगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको बहुत से बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और एक बात, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार क्लास लेने आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, तथा अगर अच्छा लगता है और आप सोचते हो कि कोई और भी पढ़े तो आप शेयर भी कर सकते हो। और कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि आपको कुछ अलग नॉलेज हमने दिया है या नहीं, आपको कुछ बेनिफिट मिला हमारी क्लास लेने से कि नहीं। लेकिन इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अंत तक रुकोगे तो आपको कुछ ना कुछ मैं सिखाऊंगा जरूर। तो आप अंत तक क्लास के रुकिए, बहुत आपको मजा आने वाला है। तो हम अब आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यह क्या है कि हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की मैथ को, या क्लास 10th की मैथ को पढ़ाने वाले, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। और इससे पहले मैं जो अन्य क्लासें हैं उनमें कॉन्सेप्ट और अन्य क्वेश्चनों को कवर कर चुका हूं। इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बताया जा रहा है कि हमारा जो 306 और 657 है, इसका जो HCF है वो 9 है और हमें LCM निकालना है। तो देखिए कैसे लगेगा। और एक बात, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बोर्ड के आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थात इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में जरूर से जरूर पूछा जाता है। हो सकता है ये ना पूछा जाए तो इससे रिलेटेड कोई दूसरा पूछ लिया जाए, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। तो आप लोग अच्छे से जरूर से समझिए। तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे, क्या हल की हेडिंग डाल दोगे आप, हल। क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, आप लोगों को ऊपर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, अच्छे से आप समझ लीजिए। तो क्या करोगे, आप सबसे पहले हल की हेडिंग डालोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे, दिया है। आपको आखिर दिया क्या गया है। एक बात ये ध्यान रखो कि यह है आपकी लिखित परीक्षा। अगर आपको क्वेश्चनों को लिखना नहीं आ रहा है तो आप बेहतर से बेहतर मार्क्स नहीं पा सकते। तो इसलिए आपको क्वेश्चन लिखना सीखना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से मैं सोल्यूशन कर रहा हूं उसी क्रम में आप भी सोल्यूशन करोगे, ये ध्यान रखना। तो क्या होगा, सबसे पहले हल की हेडिंग डालोगे, उसके बाद में दिया गया है। अब क्या आपको दिया गया है, तो उन्होंने बताया कि जो हमारा 306 और 657 है, 657 का जो हमारा क्या HCF है वो क्या दिया गया है, वो दे दिया गया है क्या 9। और हमसे क्या LCM किसका, यही 306 और 657 का पूछा है। आखिर क्या होगा। तो आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चनों में बताया गया है कि जो हमारा दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो LCM और HCF के इक्वल होता है। तो वही सूत्र हम लगा देंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डालोगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो हमारा दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल वो हमारा बराबर होता है क्या, उन्हीं संख्याओं के HCF और इंटू में LCM के, क्या LCM के। बताओ इतना है समझ में नहीं। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो पहली आपकी संख्या है क्या 306, पहली आपकी 306 है और दूसरी क्या है आपकी 657 है, दूसरी आपकी क्या है 657 है। और जो हमारा HCF है वो क्या है 9 और LCM हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये क्या है, दोनों इक्वल है और ये क्या है मल्टीप्लाई में है। तो 9 से ये वाली संख्या क्या होगी, कट जाएगी। तो 9 एक कम 9 और 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 कितना बचा जाकर आपका 3 बच गया, 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। यानी कि हमारा जो बनेगा जाकर LCM, जो LCM बनेगा वो क्या बन जाएगा 657 और गुणे में कितना 34, 657 और
34 जाकर बनेगा। और जो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जाकर आपका बन जाएगा क्या, 22,338। अर्थात जो इन संख्याओं का हमारा क्या LCM बनेगा वो बन जाएगा क्या, 22,338। और यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। बताओ आया समझ में नहीं? आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं? आ गया ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में हम क्या इसे रिड्यूस करते हैं। तो आशा करता हूं इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसे हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्होंने बताया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो अब देखो ये कैसे आप क्या करोगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डाल लोगे 5 और हल। उससे पहले इसका हल करने से पहले हम आपको क्या कुछ बताए दे रहे हैं। जैसे मान के लिए आप समझिए, अगर आपको दिया जाए क्या 6 की पावर 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपको 6 की पावर 2 दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। और इसके आगे आप अगर 3 लोगे 6 की पावर तब भी लास्ट में जाकर 6 आएगा, और अगर 4 लोगे तब भी 6 आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जाकर कोई भी ऐसा बनेगा ही नहीं, 6 की पावर कोई भी ऐसा बनेगा ही नहीं कि जाकर 0 पर समाप्त हो जाए। आया समझ में? ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट से। आखिर हम करेंगे कैसे वो आप देखिए, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि कौन सी आखिर ऐसी संख्या है जो 0 पर समाप्त होती है। तो मान चलो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, जैसे मान चलो 10 है, 10 0 पर समाप्त होती है ना। और इसका अगर हम गुणनखंड कर देंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, 2 गुणे 5 मिल जाएगा। और उसके बाद में अगर हम मान के चलो 40 ले लें तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में क्या 5, 2 दूना 4 दूना 8 5 40। उसके बाद में मान चलो हम क्या करें 20 ले लें, 20 तब भी हमें क्या करना है, 2 इंटू में क्या हो जाएगा 5, 2 दूना 4 पंचे 20। और अगर हम मान के चलो 30 ले रहे हैं तो इसे आप देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 और गुणे में हमारा क्या बन जाएगा, 2 और गुणे में हमारा 3 और गुणे में क्या 5, 5 यानी 15 दूना 30। तो आप हम इसे बता क्यों रहे हैं ये आप समझिए। कोई भी संख्या हो अगर वो 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर से जरूर आएगा, ये आप ध्यान रखिए। 2 और 5 जरूर से जरूर आएगा। लेकिन जो हमारी 6 है इसमें क्या होता है, ओनली 1, 2 और 3 ही आता है ना। इसलिए ऐसा भी आप बोल सकते हो कि 2 और 3 है, तो इसीलिए क्या होगी, ये संख्या 0 पर नहीं समाप्त होगी। बताओ ऐसा समझ में नहीं? ये तो हो गया कॉन्सेप्ट से। अब आप सोल्यूशन करो, कैसे करोगे ये ध्यान रखिए। तो क्या करोगे, आप हल की हेडिंग डाल दोगे, उसके बराबर उसके बाद में क्या होगा कि आप ओनली 1 लिखोगे कि आपको दिया क्या गया है, दिया है दिया है आपको दे दिया गया है क्या 6 की पावर n, 6 की पावर n दे दिया गया है। और हमें यह ज्ञात करना है कि ये क्या 0 पर समाप्त होगा या नहीं, है ना। तो दिया गया है 6 की पावर n और हमें क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि जो हमारा 6 की पावर n है वो शून्य पर समाप्त होगा या नहीं, है ना। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो 6 की पावर n है ये शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो आप क्या लिखोगे, नीचे देखो, जैसे मान लो 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर क्या n, ऐसा लिखा जा सकता है ना। बताओ ऐसा लिखा जा सकता है ना। अब आप बताइए क्या इसके गुणनखंड में कहीं 5 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा है ना। अगर आप यहां पर 1 मान रखोगे तब आपको कितना 1 मिलेगा जाकर, उसमें भी 2 और 5 नहीं आ रहा है। अगर आप 2 रखोगे 36 करोगे जाकर तो उसमें भी आपको 2 तो जाहे मिल जाए लेकिन 5 नहीं मिलेगा जाकर। और कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर से जरूर होना चाहिए। तो क्या यहां पर दिया तो गए नहीं, तो आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थ्योरी आगे लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि किसी 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 भी संख्या को को शून्य शून्य पर समाप्त होने होने के लिए
लिए होने के लिए उसका 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 गुणनखंड 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 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इसका मतलब समझो, यानी जो दो है उसकी पावर एक से अधिक भी हो सकती है, और जो 5 है उसकी भी पावर एक से अधिक हो सकती है। यहाँ पर जो n और m है ये संख्या है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। वो अब कितनी बड़ी संख्या उसके अकॉर्डिंग बनेगा, तो 2 और 5 तो जरूर से जरूर होना चाहिए। तो क्या होगा, उसके गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए है ना, होना चाहिए। किंतु 6 के गुणनखंड में केवल क्या, दो व 3 ही आता है, 2 व 3 ही आता है। इसलिए जो हमारी 6 की पावर n संख्या है, 6 की पावर n संख्या कभी भी क्या, शून्य पर नहीं समाप्त होगी। बताओ आया समझ में नहीं? कभी भी शून्य पर नहीं समाप्त होगी। बताओ आया समझ में नहीं आया? यानी कि हमने अभी तक ये बताया आपको कि कोई भी संख्या हो, अगर उसे शून्य पर समाप्त होना है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 का आना जरूरी है, और यदि नहीं आएगा तो वो समाप्त नहीं होगी। तो वही है कि अगर हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो कोई भी संख्या आ जाए, 6 की पावर n से कोई भी संख्या प्राप्त हो, अगर उसका हम गुणनखंड करेंगे तो हमें केवल जाकर 2 या उसके अलावा और कोई संख्या मिल सकती है, 5 तो मिलेगा ही नहीं, ये आप ध्यान रखो। तो क्या करना है, तो वही हमने लिख दिया कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसे गुणनखंड में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, अर्थात 2 से 1 से अधिक भी हो सकता है, 5 और 2 दोनों का मान हो सकता है 1 से अधिक भी और 1 भी हो सकता है। तो वहां पर क्या n और m क्या संख्या है और नहीं है, इसलिए मतलब होना चाहिए। और 6 वाले में क्या होता है, केवल 2 और 3 ही आता है, इसीलिए ये संख्या क्या होगी, 6 पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त होगी नहीं। बताओ आया अच्छे समझ में कि नहीं? आ गया ना अच्छे समझ में? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और बाई चांस अगर प्रॉब्लम है तो एक बार इसे बैक कर लो, सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूं इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और फिर इससे रिड्यूस करके हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो हमारा जो क्या क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें बताया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू में प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू मतलब 1 तक है प्लस में 5, जो ये संख्या ये भाज्य क्यों है, मतलब भाज्य है तो क्यों है ये हमें बताना है ना। तो क्या होगा कि आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर आपका 6, और फिर क्या करोगे, हल हेडिंग डाल दोगे, है ना। और उसके बाद में क्या लिखोगे, दिया है आपको क्या दिया गया है। एक बात ये ध्यान रखो, जिस फॉर्म में हम लिख रहे हैं इसी फॉर्म में अगर लिखोगे तो मार्क्स भाई बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। तो आप ये डिसाइड कर लो कि केवल आपको आंसर निकाल के आना है कंपटीशन एग्जाम की तरह कि अच्छे से लिखना है, वो आप समझ लीजिए। क्या होगा, दिया है, अब क्या दिया गया है, तो इन्होंने बताया है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में 13, क्या 7 इंटू 11 और 13 प्लस में 13, ये मतलब इंटू में 11 इंटू में क्या आपका 13 और प्लस में क्या 13, ये हो गई आपकी क्या पहली संख्या। और जो हमारी दूसरी है वो क्या है, 7 इंटू 6, 7 इंटू में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और प्लस में क्या दिया गया है 5, और बताना ये संख्या भाज्य है या नहीं है भाज्य। तो देखिए पहली जो संख्या है क्या दिया गया है इसे, 7 इंटू पहली जो संख्या हमारी है क्या दिया गया है, फर्स्ट 7 इंटू 11
इंटू में हमारी जो 13 है 13 और फिर उसके बाद में 13 और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 13 है ना, ये दिया गया है। और अब आप 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, ये मल्टीप्लाई में है और ये प्लस के बाद में अलग है, अर्थात यहाँ पर दो पद दिए गए हैं ना, तो 13 इसमें भी 13 इसमें भी, तो क्या करेंगे हम 13 कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 13 कॉमन लेने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा 7 गुणे में 13, 7 गुणे में 11 है ना, 7 11 सते 77, चलो 7 और 11 और यहाँ पर एक बचा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस में क्या हमारा ये 1 है ना, आया इतना समझ में। और उसके बाद में अब क्या लिखोगे यहाँ 13 और 11 सते 77, आप पहले मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद में जोड़ोगे, 11 सते 77 और एक क्या आपका 78, 11 सते 77 और एक क्या हो जाएगा ये 78। ये एक प्रकार का नियम होता है कि कब इसे जोड़ा जाएगा और कब घटाया जाएगा, पहले क्या किया जाता है, तो वो नियम आपको आगे चल के बड़ी कक्षाओं में सिखाया जाएगा, वहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या अब देखो क्या बन गया जगह 13 और 18 बन गया। और इन्होंने बताया कि अगर ये संख्या भाज्य है तो क्यों भाज्य है, तो अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा तो हमने वहां पर बताया जो हमारी भाज्य संख्या होती है उसका जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है, 2 से अधिक बनता है। 2 से अधिक का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या स्वयं से कटेगी, एक से भी कटेगी और उसके अलावा कोई और भी संख्या से कट जाएगी। तो आप समझिए कि जब संख्या किसी संख्या से कट रही अर्थात उसके गुणनखंड में वो संख्या क्या होगी आएगी, तो आप समझिए यहां से जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, एक से तो कट ही जाएगी, उसके बाद में जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो स्वयं से कट जाएगी, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आप समझो जो ये 13 और 78 का मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो तो एक से कटेगी ही ना, उसके बाद में जो संख्या प्राप्त होगी उससे भी कट जाएगी, उसके बाद में 13 इसके गुणनखंड में है तो 13 से भी कट जाएगी और 78 से भी कट जाएगी। आया समझ में। तो अर्थात क्या कि ये जो संख्या है इसका जो हमारा जो ये संख्या है इसका क्या गुणनखंड 2 से अधिक हो रहा है, और जब 2 से अधिक है तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। बताओ आया समझ में कि नहीं, आ गया ना समझ में। तो वही आप क्या करोगे लिख दोगे, चूंकि चूंकि अब एक बात ध्यान रखना यहां पर कोई भी संख्या मिले लेकिन हमें ये दी गई है ना, तो आप ये वाला लिखोगे, क्या लिखोगे, चूंकि 7 इंटू 11 7 इंटू 11 इंटू में क्या 13 और प्लस का आपका 13 है ना, 13 संख्या संख्या के जो हमारे क्या अभाज्य अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड वो क्या 2 से अधिक अधिक है अधिक है, इसलिए 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 यह संख्या क्या, यह संख्या एक एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। और यही हो जाएगा आपका आंसर। बताओ आया समझ में नहीं, जो अभी तक हमने आपको बताया वो समझ में आया कि नहीं आया। यह संख्या क्या होगी, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं इसलिए क्या होगी ये भाज्य संख्या हो जाएगी। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। तो आगे अच्छे समझ में। उसके बाद में नेक्स्ट वाली हम लिखेंगे, क्या होगा नेक्स्ट वाली का सोल्यूशन होगा, तो सेकंड क्या हो जाएगा, आपको दिया गया है सेकंड, आपको जो दिया गया है 7 इंटू में हमारा क्या 6 इंटू में क्या आपका 5 इंटू में हमारा 4 इंटू में क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 और इंटू आपका 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 5। आया समझ में। अब ये संख्या अलग है ये संख्या अलग है, तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे 5, तो 5 कॉमन जब ले लेंगे, जब हम क्या करेंगे 5 ले लेंगे कॉमन, तो क्या होगा जाकर 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन लेने के बाद में हमें अंदर बच जाएगा क्या 7 6 और उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा 5 तो चला ही गया है, 4 इंटू में 3 इंटू में 2, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, तो उसे ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में क्या आपका प्लस का 5 आया इतना समझ में, सॉरी 5 नहीं वो तो 1 ही बचेगा क्योंकि चला गया था ना। अब आप क्या करो इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो हमें क्या मिलेगा जाकर कि 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, 3 दूनी 6 6 चौका 24 और 7 छंग 42, 3 दूनी 6 6 चौक 24 और 7 छंग 42, 24 और क्या करोगे आप 42 का मल्टीप्लाई कर लो, 24 और 42 का मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर क्या हमें मिल जाएगा 4 दूनी 8 4 चौक 16 और फिर 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, इससे क्या हो जाएगा 8 और 8 6 8 सॉरी 6 4 10 10 के जीरो हासिल आएंगे आपके 1 और 8 1 9 1 क्या हो जाएगा आपका 10, यानी कितना बन जाएगा 1008 बन जाएगा। अब इसमें एक ऐड होगा क्योंकि क्या बन जाएगा 1009, यानी ये जो संख्या मिलेगी हमें क्या मिलेगी जाकर 5 इंटू 1009 मिलेगी। बताओ आया इतना समझ में नहीं, इतना आ गया ना समझ में, अरे इतना ही आएगा मल्टीप्लाई करके देख लेना।
3 दूनी 6, 6 का 4 से गुणा करोगे 24 आ जाएगा, और 7 छंग 42, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 1008 आ जाएगा, एक ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 1009 मिल जाएगा। अब समझो, ये जो संख्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो भी संख्या आएगी वो 1 से डिवाइड होगी कि नहीं, 1 से डिवाइड हो जाएगी ना। उसके बाद में जो संख्या है मल्टीप्लाई करने पर उससे भी ये डिवाइड हो जाएगी, है ना। उसके बाद में इसके गुणनखंड में 5 है तो ये 5 से भी डिवाइड होगी, आया समझ में। 1009 से भी डिवाइड होगी, अर्थात इसके जो गुणनखंड है वो भी क्या हुए, 2 से अधिक बन गए ना। और जब 2 से अधिक बन गए तब जाकर यह संख्या भी क्या होगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। बताओ आया समझ में नहीं, तो क्या लिखोगे आप वही लिख दोगे, क्योंकि ये जो संख्या है हमारी 7 इंटू 6 इंटू में क्या हमारा 5 इंटू में क्या हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 संख्या के क्या अभाज्य गुणनखंड क्या, गुणनखंड 2 से क्या अधिक है ना, 2 से अधिक है। इसलिए यह संख्या क्या भाज्य, एक भाज्य संख्या है। बताओ आया समझ में नहीं, आ गया ना अच्छे समझ में, पूरा कंफर्म हो गया ना। इस संख्या से जो हमें संख्या मिलेगी उसके भी 2 से अधिक गुणनखंड मिलेंगे और इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड मिलेंगे, अर्थात यह संख्या क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। बताओ आया अच्छे समझ में नहीं, तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बाई चांस प्रॉब्लम तो एक बार बैक कर लो, बस सब कुछ दूर हो जाएगा प्रॉब्लम। तो इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम इसे रिड्यूस करके आपकी प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, है ना। तो आशा करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और इसे क्या करेंगे हम रिड्यूस करेंगे। उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थात इस प्रश्नावली का लास्ट वाला क्वेश्चन, उसमें बता रहे हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितना समय बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब इनका मतलब आप ये समझिए, वहां आप पढ़ लीजिए और हम पूरा अच्छे समझा रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि एक मैदान है और उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है ना। और 2 लड़के दौड़ते हैं, जिसमें एक लड़की और एक लड़का है। लड़की का नाम सोनिया है और जो लड़के का नाम है वो क्या है, रवि है। और वैसे भी आप लोगों को पता है, लगभग 95% तक आपको मिल जाएगा कि लड़के थोड़ा मतलब हर एक वर्ग में तेज होते हैं सिवाय पढ़ाई के, मगर कुछ बच्चे पढ़ाई में भी तेज होते हैं, उसकी बात नहीं है ना। तो लड़के क्या थोड़ा तेजी से दौड़ते हैं और बच्चियां थोड़ा मान लो नॉर्मल दौड़ती हैं। तो वही बताया गया कि जो बच्ची अर्थात सोनिया है, उसे उस पथ को पूरा करने में, उस वृत्ताकार पथ को पूरा करने में 18 मिनट लग रहा है, और जो रवि है उसे क्या 12 मिनट ही लग रहा है। तो अगर वो एक ही समय पर एक ही दिशा को चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे, है ना। तो आपको स्ट्रक्चर बनाकर हम समझा रहे हैं। मान के चलो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये मान के लो, इमेजिन करो, ये क्या वृत्ताकार पथ है, ये क्या है आपका, क्या मैदान है अंदर, ये क्या है यहाँ मैदान है, और ये क्या है वृत्ताकार पथ है, ये आपका क्या वृत्ताकार क्या हो गया, पथ हो गया, है ना। और इमेजिन करो ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहाँ से जो हमारे रवि हैं, रवि क्या होते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं और झूं 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 करते हुए क्या हुआ, यहाँ पर आ गए 12 मिनट में। उसके बाद में क्या हुआ, सोनिया भी चली, लेकिन सोनिया थोड़ा ज्यादा टाइम लेती तो इसलिए अभी यहाँ नहीं पहुंच पाएगी। रवि क्या किए, फिर से एक चक्कर मार के आए, और उसके बाद में सोनिया भी चक्कर पूरा करके आई। तो अभी रवि यहां पर पहुंचे तो रवि को 12 मिनट लग रहा है, तो 12 दूना 24, 12 दूना कितना 24 हुआ जाकर। और सोनिया भी क्या मान चलो पीछे ही थी, क्योंकि उसे ज्यादा टाइम लग रहा है ना, तो सोनिया क्या थी, पीछे ही थे। तो रवि ने कहा गुरुजी क्या हम एक चक्कर और मार के आ जाएं, तो हमने कहा हाँ जाओ एक चक्कर में और मार के आओ। तो क्या हुआ, वो जल्दी से गया, एक चक्कर और मार के आ गया। यानी उसे क्या हुआ, उस 12 त्याई 36, 12 त्याई 36, तो और 18 दूना 36, जितनी देर में सोनिया ने 2 चक्कर मारा उतनी देर में क्या रवि ने 3 चक्कर मारा। कैसे हमें पता चला, क्योंकि 12 के पहाड़े में 36 आता है और 18 के पहाड़े में 36 आता है। बाई चांस ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी रूप में मिल जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि वह संख्या जो दोनों पहाड़ों में आती है वहीं जाकर क्या होगा, इन दोनों का मेल होगा, है ना। वैसे भी आप समझ लो, आखिर जब 12 मिनट में वो चक्कर मार रहे हैं, 18 में वो मार रहे हैं, तो इसका मतलब जायज सी बात है कि 18 और 12 कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा।
कहीं ना कहीं जाकर तो मिलेंगे ही ना। तो 12 के भी पहाड़े में 36 आता है और 18 के पहाड़े में भी 36 आता है। 18 भी क्या करेंगे, 3 चक्कर लगाएंगे और सोनिया क्या करेंगी, 2 चक्कर लगाएंगी और लगाकर बाद 36 मिनट के बाद दोनों वो मिल जाएंगे। इतना है समझ में। तो ये तो हो गया इस प्रकार। तो अब ये तो आप बताओगे नहीं, इसे सॉल्व कैसे करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 और 18 क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 12 और 18 का जब एलसीएम निकालोगे तब आपको मिल जाएगा। क्यों एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो एलसीएम में हमें संख्या प्राप्त होती है वो दी गई संख्याओं से क्या होती है, कट जाती है ना। तो 12 से भी 36 कट जाएगा और 18 से भी 36 कट जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं। एक बात ये समझ लो, आपको हो सकता है कि सर थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहे हैं, मगर हम आपको हर एक टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं, ये ध्यान रखो। हमारा काम रटाना नहीं, आपको समझाना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये क्या है, स्टडी का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज अन्य बच्चों को भी बताओ और उन्हें पढ़ाई के लिए इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ। इतना हम कोशिश कर सकते हैं और इतना वादा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन समझाने वाला शायद आपको हमसे बेस्ट ना मिल पाए। आया समझ में। तो ये तो कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या करेंगे अब हम 18 और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है और उसके बाद में क्या करोगे, आप हल्का क्या करोगे, हेडिंग डाल दोगे, हल्का हेडिंग। और उसके बाद में इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया होगा। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि सोनिया 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 के द्वारा द्वारा वृत्ताकार पथ को वृत्ताकार पथ को क्या पूर्ण करने में लिया गया गया समय समय कितना, 18 मिनट हुआ रवि के द्वारा द्वारा वृत्ताकार पथ को पूर्ण करने में क्या लिया गया समय कितना, समय 12 मिनट है। 12 मिनट है। इसलिए इसलिए क्या करेंगे हम, 12 व 18 का एलसीएम क्या करेंगे हम, एलसीएम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। और जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो गुणनखंड होता है वो होता है क्या, 2 गुणे 3 है ना। और जो 18 का गुणनखंड होता है वो क्या हो जाता है आपका, 2 गुणे 3 है ना। अब क्या हो गया, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा एचसीएफ। और बचा कितना है, 2 और 3 बचा है ना। तो 6 यहाँ से आ जाएगा, 6 यहाँ से आ जाएगा और 6 6 36, यानी जो इन दोनों का जो एचसीएफ बना है जाकर वो क्या बन गया है जाकर 36 है ना। क्या हो जाएगा 36, 18 और 12 का क्या एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे, अतः 36 अब मिनट में है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मिनट कर दोगे। फिर क्या लिखोगे, अतः क्या सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे, क्या मिलेंगे। और ये हो जाएगा आपका आंसर। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। क्या हमने बताया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा ही दिया था, है ना। क्यों, क्योंकि जो हमारी सोनिया है वो 36 मिनट में 2 ही चक्कर लगाएंगी और जो रवि हैं वो 36 मिनट में क्या करेंगे, 3 चक्कर लगाएंगे। कैसे हमें पता चला, क्योंकि 12 के पहाड़ में भी 36 आता है और 18 के पहाड़ में भी 36 आता है। यानी जैसी बात, हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अब डायरेक्ट तो हम बोल नहीं सकते कि हाँ भैया 36 आ गया, एलसीएम निकाल लिया, बस ये हुआ नहीं। हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल परीक्षा के लिए क्या पड़ेगा, थोड़ी थ्योरी लिखना पड़ेगा। तो हमने वही लिख दिया, क्योंकि जो सोनिया है वो 18 मिनट ले रही भाई उस वृत्ताकार पथ को पूर्ण करने में, और रवि ले रहे हैं क्या 12 मिनट। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, 18 और 12 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो क्या किया हमने, एलसीएम निकाल दिया। और एलसीएम कैसे निकलता है, कॉमन वाला आप एक बार लोगे और बगैर कॉमन वाला आप क्या लोगे, जितनी बार आ जाए। तो कॉमन आपका हमारा 2 और 3 है, तो उसमें से क्या हुआ, 3 दूनी 6 वो बन गया जाकर, 3 दूनी 6 वो बन गया, 6 36 मिनट हो गया जाकर। अतः सोनिया और रवि क्या होंगे, 36 मिनट बाद क्या करेंगे, मिलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि स्टडी रिलेटेड कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप उसे देख सको। और यदि आपको चाहिए कि हमारा सपोर्ट करना है और चाहो कि कोई और भी पढ़े, तो आप इस क्लास को शेयर उसके पास जरूर से जरूर कर दो। इतना हम कंफर्म है कि हमसे बेहतर समझाने वाला शायद आपको ना मिले, और पढ़ाने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे लेकिन समझाने वाला शायद ना मिले। तो आशा करता हूँ जो कुछ मैंने आपको अभी तक बताया अच्छे से आपको समझ में आ गया है। और बाई चांस आप पेड पढ़ना चाहते हो, हम पेड और फ्री दोनों पढ़ाते हैं। ये जितनी क्लास है सारी सारी यूट्यूब पर फ्री। अगर आप पेड पढ़ना चाहते हो तो क्लास 10 के बच्चों के लिए साइंस और मैथ के लिए ओनली वन केवल 99 रुपए आपको पे करना है बस। अगर आपको जुड़ना है, इंटरेस्टेड हो, तो आप
हमारे व्हाट्सएप नंबर 9305759612 पर मैसेज कर देना। क्या प्रोसेस हम सारा का सारा आपको बता देंगे। तो आशा करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया है। फिर से वही बात, अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अन्य बच्चों तक भी शेयर करो। ओके, फिर बाय बाय बच्चों, और मिलेंगे फिर आपको एक नई क्लास के साथ। ओके, बाय बाय बच्चों।